बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर ये आई कि साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। वो कुछ दिनों से अलील थे, अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और आज जान की बाजी हार गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म डाकू हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चोर हैं, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म गद्दार है, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रर है। ये किसी अदालत का फैसला नहीं है, ये किसी फैसले के बयान नहीं है, बल्कि ये इल्ज़ामात हैं जो आज मौजूदा सूरत हाल के अंदर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सियासत में अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। वफाकी वज़रा इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर उसका जवाब भी आता है। आज इसी अखलाकियात के हवाले से रजा रब्बानी ने सेनेट में तकरीर करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। अगर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लकब से याद करेंगे, तो फिर यहाँ पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। बेगैरती सियासत की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना तुर्रा समझा जाता, ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी। और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि नैब ने अगर कोई सबसे बड़ी करप्शन पकड़नी है, पाकिस्तानी इदारों ने सबसे बड़ी करप्शन पकड़नी है, तो वो बनी गाला का रुख करें। वहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर बैठा है। उन्होंने अपनी तकरीर में मजीद क्या कुछ कहा, उसका कुछ हिस्सा भी मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान को यह कहना चाहती हूं कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, नवाज शरीफ के उम्मीदवार भगा कर ले जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, अगर आज से 20 साल पहले की सियासत देखी जाए तो उसमें इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता था, फिर रफ्ता रफ्ता बतदरीज कुछ बेहतरी आती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने लगी तो हमें कुछ ऐसा लगा उनके दावों से कि शायद कुछ बदल जाएगा, तब्दीली वाज़े तौर पर मुस्बत देखने में आएगी। लेकिन अब तो मनफी तब्दीली देखने में आ रही है। मजमूई तौर पर देखें, जिस भी पार्टी का जिक्र कर लें उसके रहनुमा इस तरह के अलकाबात एक दूसरे को नवाजते जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तब्दीली तो आ गई। तब्दीली ये आ गई कि अब जलसे जुलूस गाली गलोच से हो रहे हैं। अब जलसे जुलूसों में अपनी कारकर्दगी और किसी पर तनकीद नहीं, अब जलसे जुलूसों में ये हो रहा है कि कौन किसको कितनी बड़ी गाली निकालता है, कौन किस पर कितने बड़े इल्ज़ामात लगाता है, कौन किसकी कितनी ज़्यादा तज़लील करता है, कौन किसके ख़िलाफ़ क्या क्या लकबात जो है वो रखता है, कौन किसके क्या नाम रखता है। ये अब ये शुरू हो गया जलसों में। या सर, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक कहा रज़ा रब्बानी साहब ने, लेकिन काश रज़ा रब्बानी साहब जैसे बड़े लीडर कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब की भी तकरीरें सुन लेते हैं और उनकी तकरीर के वक्त ये कह देते। काश वो मरियम की तकरीर के वक्त पे ये कह देते। आप देखें कि आज भी मरियम साहिबा ने जो अल्फाज अदा किए बड़े सख्त है, ठीक है, गंडापुर ने भी बेइंतहा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मुराद सईद गालबन उन्होंने भी बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल के नहीं करने चाहिए। मरियम साहिबा ने भी इंतहा कर दी, किसी को नरेंद्र मोदी का यार बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। आज तो उन्होंने एक अच्छी बात की है, आज उन्होंने कहा जी बनी गाला में जाएं, वहाँ पे मनी लॉन्डर बैठे हैं, उनसे पैसे वसूल करें, मुल्क का कर्जा उतारें। तो यही बात वो कह देती कि सलमान शहबाज को लंदन से लेकर आएँ, मेरे दोनों भाइयों को बबलुओं को लंदन से लेकर आएँ, चले मियाँ साहब तो बीमार हैं, इसाक डार को लेकर आएँ और उनसे पैसा लें और मुल्क का कर्जा उतार दें। तो ये तो हम फिर सब अप्रिशिएट करते हैं ना। वो दूसरे का घर जो है ना वो उनको नज़र आ जाता है, अपने घर नज़र नहीं आता। लेकिन कश्मीर का इलेक्शन, यासन मैं आज को आपको बड़ी खबर दे दूँ, कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट्स बनी हैं उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। उसमें कहा गया है कि कश्मीर का इलेक्शन खूनी इलेक्शन होता जा रहा है। या सर, खूनी इलेक्शन, ये लफ्ज़ लिखा गया है कि वहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लीडरान के बयानात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लीडरान के बयानात के बाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है इंतहाई खूनी इलेक्शन होता जा रहा है और उसमें बाकायदा
ये भी मेंशन किया गया है। जिस तरह आप देखा कल गंडापुर साहब पे जूता फेंका गया, कहा गया है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी लीडरों पर अंडे, पत्थर, जूते ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये मैं आपको वो रिपोर्ट बता रहा हूँ जो हकीकत पर है। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन कश्मीर जो है उनको कहा गया है कि आप सख्त तरीन इख्तियारात इस्तेमाल करें, सख्त रवैया रखें और इख्तियारात को इस्तेमाल करें। और मैं आपको यासर बता दूं, आने वाले दिनों में, चंद दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं। इन बड़े फैसलों में चाहे अपोजिशन हो, चाहे हुकूमत के लोग हों, चाहे कोई और हो, उनके ख़िलाफ़ कुछ सख्त होने वाला है। और सख्त तरीन इक़दाम जो हैं उसी से कश्मीर का इलेक्शन जो है पूरा मन होगा। तो क्या मुकर्ररा तारीख पे कश्मीर का इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है? जी, मुकर्ररा तारीख पे ही कश्मीर का इलेक्शन होगा। क्योंकि राना साहब आज जो खबर है वो 19 से 29 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर के अंदर सयाहत पर पाबंदी लगा दी गई, तो इससे इशारे क्या मिलते हैं कि हो सकता है ये डिले हो जाए? नहीं, वो जो पाबंदी लगाई गई है ये 2 दिन पहले ही इसका शोर मच गया था। वो पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि वो समझते हैं कि इस दौरान दूसरे शहरों, देखें इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, वहाँ पे हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी सारी जो है वो इलेक्शन पे लग गई है। इस दौरान में अगर स्याह वहाँ पे आते हैं और स्याह वहाँ पे आकर बड़ी तादाद में ईद के दिनों में आपको तो आ जाते थे, तो सिक्योरिटी उनको कवर करेगी या उनको कवर करेगी, ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया है। और दूसरा कोरोना की जो चौथी लहर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। लेकिन मैं आपको बता दें, तो बड़ी खबर मैंने आपको तो एक दे दी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन वहाँ पे बहुत कुछ करने जा रहे हैं। दूसरा आपको आज फिर कल थोड़ा सा रिजल्ट दिया था, आज आपको रिजल्ट दे दूँ। यस सर जी, 6 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5 से 6 सीटें सही, 6 से 7 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 18 से 19 सीटें तहरीक इंसाफ, 20 तक चली जाएगी या 21 तक चली जाएगी, 11 से 12 फिर पीपल्स पार्टी, 11 से 12 नहीं, फिर मुस्लिम लीग नून, सही, मुस्लिम लीग नून 12, 10 से 12, 6 पीपल्स पार्टी, 6 से 8 पीपल्स पार्टी है। एक जमात इस्लामी लेके जा सकती है, एक बल्कि 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो बागी लेके जा सकते हैं। सादा अक्सरियत से यानी हुकूमत किसी की नहीं बनेगी सादा अक्सरियत से, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पे होगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पे होगी पीटीआई, नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नून, नंबर 3 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद बराबर की सीटें होंगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुछ आज़ाद होंगे। पहली दफ़ा वहाँ पे कुछ आज़ाद भी जीतेंगे, बागी जिन्हें हम कह सकते हैं, और चंद एक सीटें ऐसी होंगी जिन पे एक पे जमात इस्लामी भी जीत सकती है। यस सर, सही। ये कश्मीर का आज मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 25 जुलाई को कश्मीर का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। आप लेकिन एक आखिरी मैं बताता हूँ, कुछ लीडरों पर वाकई हकीकत में कश्मीर के अंदर पाबंदी लगने वाली है। आने वाले दिनों में देखते ये हैं कि ये किस कदर तेज़ी आती है, हरारत कितनी आती है सियासत में, और इस तरह की जो बयानबाजी है वो इम्पैक्ट क्या डालती है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर साहब, आपने बयानबाजी भी सुनी जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की कंपेन के दौरान एक दूसरी जानब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, जिस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता रहा। आज कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर सूरत हाल भी आपके इल्म में है कि जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब ने आज बात की और दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अलामती वॉकआउट किया गया। ये इस तरह की अखलाकियात और इस तरह की सियासत और उसमें बदज़बानी, ये किस नहज पे ले जाएगी हमें? तो ये तो जी बिल्कुल इन कौमों को तबाह करने वाली बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन में हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि हम हर वो बात कर रहे हैं कि जिसका हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो प्रचार करती है और वो लोगों को ताने देती है कि जी मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा बुरा हाल तो आज़ाद कश्मीर का है। तो जिस तरह की हमने नारेबाजी की है, हम उनको तक़वियत पहुँचा रहे हैं। और ये मुझे नहीं समझ आता कि हमारे लीडरान कैसे हैं। राना साहब कहते हैं उनकी कश्मीर में जाने पे पाबंदी होगी, मैं कहता हूँ उनकी किसी भी जगह जाने पे पाबंदी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान की सालमियत की बात नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को और कश्मीर की आवाम के कॉज को नुकसान पहुँचाए, तो उसको तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। ऊपर से जिस नहज पे अब सियासत पहुँच चुकी है, ये इस पर तो 10 फुट की इज़्ज़त रह गई है। 11 फुट पे जो खड़ा होता है वो बेइज्जत कर देता है और बात ही कोई किसी की नहीं सुनता। और ये जो एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि कल को जब ये सड़क पे आएंगे तो इनके साथ इससे बुरा हशर होना है। ये नहीं हो सकता कि आज आप दूसरे के लिए गड़ा खोदें और कल को उसमें खुद बच जाए। ये होगा, इनके साथ भी होगा, आप फिक्र ना करें।
बशर साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं? MQM ने सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाने की आज अपील कर दी है और बड़े खुल के MQM जो है वो सामने आ गई है। मुस्लिम लीग काफ जो है, जिसके मतलब कहा जा रहा था नाराज़ थी, मोहन सलाई को वज़ीर बना दिया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा नून लीग को टारगेट कर रही है। बिलावल साहब अमेरिका चले गए हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मोहन सलाई साहब को इमरान खान ने वज़ीर नहीं बनाया, उनको तो ज़ोर आवरी पे बनवाया गया, और ये आपको भी पता और ये मुझे भी पता है। तो इसका मतलब है कि अभी और भी वज़ीर हैं, कुछ वो भी चेंज होने वाले हैं, रिप्लेस होने वाले हैं। कश्मीर का इलेक्शन आप होने दें, आपके मेजर वज़रा जो हैं कुछ चेंज होने वाले हैं। एनर्जी का चेंज होगा, आपके ये ट्रेड वगैरह में, कॉमर्स वगैरह में आपके भी बड़े वज़ीर चेंज होने हैं और फारिग होने हैं उन्होंने। और ऐसे PMs की जगह आप देखेंगे कि पार्लियामेंटेरियंस आएंगे जो फुल फेडरल मिनिस्टर्स बन के आएंगे। एक तो ये होगा। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी को अभी मिली है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से और वर्ल्ड बैंक से मिला के $2 बिलियन की टोटल एड मिल रही है, जिनमें $800 मिलियन आ चुकी है और वो कराची की हालत ज़ार ठीक करने के लिए। तो अब अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते और डिलेड रहते हैं, तो पीपल्स पार्टी ये 2 साल में सिंध हुकूमत की ज़ेर बैनर जो कराची में वो पैसे लगाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की जेब में होगा। तो MQM जो है वो टोटल स्पैनर इसलिए डाल रही है कि किसी तरह ये काम रुक जाएं, किसी तरह पीपल्स पार्टी की जो मूवमेंट्स हैं वो रुक जाएं। तो गवर्नर राज लगता है तो तब भी उनको फ़ायदा, तब वो जा सकते हैं जनरल इलेक्शन में और बल्दियाती इलेक्शन में। अगर अगले 1 साल 1.5 साल में मुराद अली शाह की हुकूमत जो लगता है कि कर लेगी, अगर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट कर ली और कुछ रिपेयर वर्क कर लिया कराची में, तो आप समझे MQM जो है वो देख चुकी है अपना। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं कि MQM गवर्नर राज का मुतालिबा अपने तय लगा रही है या इसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ इशारा? नहीं, वफाकी हुकूमत को तो खैर बताएंगे अभी, या उन्होंने बताया होगा, लेकिन यह है कि ये MQM अपनी तरफ से कर रही है क्योंकि उनको अपना फ्यूचर बहुत मखदूश नज़र आ रहा है सिंध के अर्बन एरियाज़ में। देखें, MQM का एक सूरत पर सर्वाइवल है कि इसके जितने धड़े हैं वो सारे एक तो मिलें और बाकायदा कुछ काम करना शुरू करें, लेकिन अगर वो मिलते नहीं और आपस में ही लड़ते रहते हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो MQM हकीकी हो, चाहे वो फारूक सत्तार हो, चाहे वो PSP हो, जब ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो अभी आपने देख लिया कि जिस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में फैसल वाडा ने जहाँ छोड़ा था, तो वहाँ पीपल्स पार्टी कैसे नीचे से आके सबको सरप्राइज़ करके चलेगी। तो ये बाकी कराची और हैदराबाद में भी होगा, यही होगा जो आपने ये फैसल वाडा वाले हल्के में देखा। बशर साहब, बिलावल साहब वाकई किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, या जो इल्ज़ाम लग रहा है कि अपनी कुछ जायदाद बेचने गए हैं या उसको डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली कराने गए हैं, या वो वाकई किसी ऐसे मिशन पे गए हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर हो जाए? मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब अगर कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं तो आजकल दुनिया में सारी कॉन्फ्रेंसें जो है जूम पे हो रही हैं, तो मैं भी आपके साथ स्काइप पे बैठूं, कोई ऐसी क़यामत नहीं आती। बिलावल साहब जो है लॉबिंग करने गए हैं और उसके लिए वहाँ पे काफ़ी 1-2 फर्म्स को कांटेक्ट किया जा रहा है, काफ़ी कांग्रेसमैन वगैरह को कांटेक्ट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। वहाँ हुसैन हक्कानी भी हैं, वहाँ उनके और भी पुराने स्टॉलवर्ड्स मौजूद हैं जो उनकी मदद करेंगे इस काम में, क्योंकि बिलावल साहब ने उनको ये बताना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नो मोर का नारा लगा चुकी है, तो फिर उन्होंने जो है वहाँ जाके कहना है वी कैन डिलीवर, ताकि कोई ना कोई तो अमेरिका को खुश करे और उसके सर कंधों पे चढ़ के आए। आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन बहरहाल अमेरिका का एक रोल तो है हमारी सियासत में, और वो उस रोल की हाईवे बनाने के लिए गए हैं, उस रोल की मोटरवे बनाने गए हैं। तो क्या मुबश्शिर साहब, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, उसमें अमेरिका का अमल दखल फिर से यहाँ पे होना चाहिए? नहीं जी, मैं नहीं समझता, क्योंकि और अब अमेरिका का और कम होता जाएगा अमल दखल, क्योंकि अगले महीने व्लादिमीर पुतिन भी पाकिस्तान आ रहे हैं और आप देखेंगे कि गवादर जो है, और गवादर से 3 रूट जो है, ईस्टर्न भी, वेस्टर्न भी और सेंट्रल वाला रूट जो है रशिया के लिए, मॉस्को के लिए, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और अब आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। देखें, आप अमेरिका से लड़ाई नहीं करना चाहते, आप अमेरिका से ताल्लुकात बुरे नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें
कॉमिटी ऑफ नेशंस में इज़्ज़त के साथ रहने दें और हमारे साथ वही सलूक करें जो इज़्ज़त के साथ किया जाता है जिसके साथ। ये तो नहीं कि आप हमारे दुश्मन को अपनी गोद में बैठा के उसको इक्विप करते रहें मिलिटरीली और हर तरीके से, और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करते रहें, और पाकिस्तान को आप कहते रहें डू मोर, खुद आप भाग गए अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी रिविज़िट करनी है, अमेरिका को भी अपनी पॉलिसी रिविज़िट करनी है। और ये जो है अभी आसान सूरत हाल नहीं है। अगले 1-2 महीने में पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, फाटफ के ऊपर ख़ास तौर पे 2 महीने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अरब ममालिक को कहा जाएगा कि पाकिस्तान में जितना पैसा पार्क्ड है उसको निकालें यहाँ से, तो वो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। डॉलर 160 क्रॉस करके आज, हो सकता है आने वाले दिनों में वो और क्रॉस करे। तो ये आपके ऊपर प्रेशर्स तो आएंगे अभी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आई मीन कौमों के बनने में प्रेशर्स आते हैं। रशीद साहब, MKM ने 18वीं तरमीम में तब्दीली का इशारा दिया है, कि फैसला कहा है कि मुतालबा किया है। और दूसरा, कश्मीर के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा? किसमें कौन जीतेगा जी? कश्मीर के इलेक्शन में। ओके, MKM की जो 18वीं तरमीम की कुछ शिकों के ऊपर बात है, ये तो काफ़ी लोगों की बड़ी देरीना ख्वाहिश है। मैं भी समझता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उसको रिविज़िट होना चाहिए, ख़ास तौर पे उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू डिस्बर्समेंट है, फिर उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होनी चाहिए। इनको प्रोविंस में करके हमने बेड़ा गर्क कर दिया चीज़ों का, और रोक और टोक ख़त्म हो गई है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है राना साहब, कश्मीर जो है ये ट्रेडिशनली हमने देखा है कि जो वफाकी हुकूमत होती है उसकी साथ पे जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है उसी तरह कश्मीर है। मुझे ये नहीं लगता कि PTI को इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन PMLN को अपनी सीटें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह है कि उनके कैंडिडेट्स भी भाग गए हैं कुछ, और वो अब उनको पता चल रहा है कि वो तो अंदर से PTI को मिल गए हैं, तो और जमातों को मिल रहे हैं। तो PTI मुझे मेन विनर लग रहा है, मुझे आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ विनर्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो नून मुझे मेन लूज़र लग रहा है, और एक आधी कोई मजहबी सीट आ जाएगी यहाँ पे, और यानी मुझे अब कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा। आज़ाद उम्मीदवार एंड PTI, ये मुझे मेन कन्फिगरेशन लग रही है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन विनर लग रही है, और मेन लूज़र जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगती है, और आज़ाद उम्मीदवार भी जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब। इस हवाले से अपना नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस की केसेस इजाफा बढ़ रहे हैं, और अगर ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार देखें 24 घंटों के अंदर, तो 24 हलाकतें हुई। पॉजिटिविटी की शरह जो है वो 4.17% रही, जबकि 1980 मजमूई तौर पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद NCOC ने नई हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत ने बेशतर जगहों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया, तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है, इंडोर जिम्स, पार्क्स, हॉक्स पे वो तमाम तर जगह बंद करने का फैसला कर लिया, इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आजाद कश्मीर में सयाहती मकामात पर जाने की 10 दिन के लिए पाबंदी आयद की गई है। पंजाब हुकूमत भी सोच विचार कर रही है कि हो सकता है हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़े। अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद में दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। ये वो मौका है जिससे हम डरते थे, ये वो वाकया है कि जो आए दिन रिपोर्ट होगा इस तरह की, अगर बेहतियाती अपनाई जाएगी तो हम मस्बत गामजन होने की बजाय मनफी रुझान देखने में आएगा। तो इसका हल क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मुआशी पहिया चलेगा या रुकेगा, उसके अंदर कौन कसूरवार है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा अंजुमन ताजरान सुहेल भट्ट साहब ने, और कराची से हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। आप दोनों मेहमानान इकराम का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, सिंध गवर्नमेंट हार्श स्टेप उठाने पर मजबूर हो चुकी है। क्या आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मिली भगत के बाद ये इकदाम किए जा रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि इसमें कोताही सिंध हुकूमत की है, अवाम की जानिब से कुछ नहीं है, ताजिर बरादरान की जानिब से कुछ नहीं है? मैं समझता हूं कि ये बार बार का एक मुआशी मुश्किलात जो तौक हमारी गर्दन पे डाल दिया जाता है, यकीनन ये दानिस्ता तौर पे तो कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी मुश्किलात बार बार आए, इसलिए कि पिछले जख्म अब वो मुंतमिल हो नहीं पाते कि एक नई चोट आ लगती है। अब ये डेल्टा आ गया,
फिर उसके बाद यकीनन आने वाले वक्त में जो नजर आ रहा है वो 5वीं लहर भी आ जाएगी। इसकी एक ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए जो दुनिया ने इख्तियार की। क्या मुकाम था देखें इटली और बरतानिया का, आज वहाँ मैचेस देख रहे हैं लोग बैठ के, आज वहाँ जिस तरीके से लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र नहीं आती। तो ये एक काम जो हुकूमत का अपना था करने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, ये काम अब NGOs कर रहे हैं। आज भी कुछ निजी इदारों ने जगह जगह अपनी भेजी भी थी। तो सरकार को भी चाहिए कि वो अपने तौर पर। मीर साहब, आपने कहा कि सरकार को भी चाहिए, सरकार भी ऐसा करे। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है उसमें अगर लॉकडाउन ईद से पहले हो जाता है तो क्या ट्रेडर्स उसको मानेंगे? देखें, बात मानने या ना मानने की, ट्रेडर्स ने अब तक कहीं पर भी आप देखें कोई बागियाना अज़ाइम जाहिर नहीं किए। इसके बावजूद कि कितने नौकर हमने निकाल दिए, हमारा कारोबार, कितने लोग हमारे मकरूज हो गए, कारोबार कहाँ था कहाँ पहुंच गया। इसके बावजूद देखें हमने फिर ये समझा कि ठीक है, एक अल्लाह के अजाब की शक्ल है, हुकूमतों की गलत हिकमत अमली से हमारी दुश्वारियां बढ़ गई हैं, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का एक अजाब है और सारी दुनिया पर है। लेकिन पाकिस्तान में यकीनन इसमें वो संजीदगी हुकूमती सतह पर नजर नहीं आती कि कोरोना से भी बचा जाए और मईशत को भी बचाया जाए, जिसका जो जी चाहता है। हुकूमत सिंध तो बिल्कुल जिस तरह की कोई किसी अंधे के हाथ में बोगदा दे दिया जाए और वो बोटियां काटने पे, हड्डियां तोड़ने पे आ जाए, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि स्टेक होल्डर से कहीं कोई राय नहीं ली जाती। कम से कम एक मरता हुआ एक मरीज, आप ये समझते हैं कि हुकूमती ओहदेदारान इसमें कसूरवार है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभाई? सुहेल भट्ट साहब, आपकी क्या राय है? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स, अभी तक 3 लहरें गुजर चुकी है और चौथी लहर हमारे सर पे आन खड़ी है, हुकूमत ने आपके साथ कितनी बातचीत की, कितने फैसलों में आपकी मुशावरत शामिल थी, और अगर अब लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाती है तो क्या आप मिन्नोअन उस फैसले को तस्लीम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने ताजर भाइयों से मुखातब हूँ। असल में मीर साहब किसी हद तक ठीक हैं कि जो नेटवर्क है हुकूमत का वो प्रॉपर नहीं है। कभी वो कहते हैं जी सब लोग आएँ, सब आवाम हर जगह पे पहुँचें और वैक्सीनेशन करवाएं, और जब आवाम का रश आता है तो इनके पास वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बेहतर बनाएं। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है इस वबा को रोकने के लिए। ये बात है कि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो हर एक तक पहुंचनी चाहिए। आप देखें दुनिया में लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, अपने रूटीन पे सब लोग आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन सब ने करवा ली है, और अगर सब ने नहीं तो मेजॉरिटी ने करवाई है। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पर प्रॉपर ना तो इंतज़ाम है और ना आवाम को अवेयरनेस है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करवा रही। साहब आप ठीक है, आवाम वैक्सीनेशन नहीं करा रही। मुझे आप कोई एक मार्केट दिखा दें जहाँ पे ताजरों की तरफ से SOPs पर अमल दरामद होता हो, जहाँ पे ताजर किसी कहा को अंदर दाखिल ना होने दे कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ। अच्छा, मैं ये कहूँगा राना साहब कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। इस मार्केट का मैं सदर भी हूँ, माल रोड लाहौर का। तो यहाँ पे कोई SOP की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ कोई FIR, कोई किसी किस्म का कोई हुकूमत को नेगेटिव एटीट्यूड हमने नहीं दिया। हर मार्केट का अपना एक तरीक़ाकार है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी मार्केटों में वैक्सीनेशन के जो सेंटर बना दें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ये तो जो क्या आप ताजर जगह देंगे हुकूमत को कि वैक्सीनेशन सेंटर बना लें? ये एक बहुत बड़ी बात है यार सर। अगर हर मार्केट में एक वैक्सीनेशन सेंटर बन जाए और वहाँ पे आने वाले लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए तो बहुत मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल, हुकूमत पे बर्डन भी कम हो जाएगा। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि माल रोड पे तो मैं ऑफर कर रहा हूँ कि सुबह ही हुकूमत आए
और हमारा जो इंतजामात हैं हमारे मुकम्मल है। पाकिस्तान की बात करें ना, अब तो पाकिस्तान के मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर यही हाल, जैसे मैंने कहा कि माल रोड पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं, तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जो ताजर रहनुमा हैं, जो ताजर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ रब्ता तो करें, उनके मदद तो मांगें। लेकिन ये तो अपने ही मस्त हैं अपने सिलसिलों में, और जो फैसले अंदर बैठ के कमरों में करते हैं उसको फिर एक्सपीडाइट करवाने की खातर ये जो है ना, ये लॉकडाउन भी होता है और दूसरी चीज़ें भी, सख्तियाँ भी होती हैं। इनको अगर ये इतनी सख्ती करनी है तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जैसे पोलियो घर घर जाके लगाते हैं, और वो लोग भी लगवाते हैं और ये लगाते भी हैं, बल्क क्वांटिटी में आपके पास मौजूद हो तो फिर ऐसा मैकेनिज्म अपनाया जा सकता है। मीर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। आपने जिक्र किया ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक का कि जहां पर वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हुई और लोग अब बेहतरी की जानिब गामजन हैं, लेकिन आज ही बरतानिया के अंदर सबसे ज्यादा लॉकडाउन का सामना बरतानिया को करना पड़ा। बोरिस जॉनसन ये सोचते हैं कि बरतानिया भर से लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए और अब मईशत बहाल की जाए, लेकिन 1200 के करीब साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये राय दी है कि यह फैसला अवाम के लिए, मुल्क के लिए गलत साबित हो सकता है। तो फिर जब तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा हो तो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक फैसला कैसे करेंगे? बट साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं, मीर साहब का चांस ले लूं। देखिए, एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल है जो आपने भी देखी कि दुनिया में क्या हम अमेरिका से ज्यादा, अमेरिकी कौम से ज्यादा SOPs पे अमल कर सकते हैं? क्या इटली से ज्यादा किसी ने SOPs पे अमल किया होगा? क्या बरतानिया से ज्यादा किसी ने एहतियात की होगी? उसके बावजूद आप देखिए, हमारे यहाँ शरह अमवात 100 से ऊपर नहीं थी, वो एक दिन में 10-10 हजार लाशें उठा रहे थे। इतनी सख्त एहतियात के बावजूद काबू अगर पाया तो कहां पाया? जहां वैक्सीनेशन बेहतर तौर पे 50% आबादी से ज्यादा। इसी सबब आज आप देखें अमेरिका में कहीं कोई आपको एक इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आती। इटली का कहीं आपने नाम नहीं सुना। चाइना जहां से सूरत हाल शुरू हुई थी, पाकिस्तान में भी इसका एक ही हल है कि वैक्सीनेशन का अमल तेज हो। मैं ये समझता हूं कि 6 से 7 करोड़ अफराद को अगर यह वैक्सीनेटेड कर दिया जाए तो पाकिस्तान 2021 कोरोना का अलविदाई साल होगा। पाकिस्तान में यूथ की जो तादाद है वो माशाल्लाह 65% से ज्यादा है, या 30 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे यहाँ है, और कोरोना से मरने वालों की या हलाकतों की जो शरह है वो 60+ है। जो 80% से ज्यादा जो अमवात हुई वो 60+ है। तो मैं समझता हूं हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इतनी ज्यादा मुश्किलात में नहीं आएगा। अलबत्ता मैंने जिस तरह कराची में देखा, मुझे दीगर शहरों का तो पता नहीं है, कराची में बहुत सारी कम्युनिटी सेंटर्स ने अब मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार किए हैं। आज भी हमने कराची में कितनी मार्केटों में कुछ इदारे हैं, सैलानी वेलफेयर की जानिब से एक गाड़ी मार्केट घूमती है, रोजाना हर मार्केट में 150-200 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके अलावा के इक़दाम से मुतमिन हैं? देखें, मैं समझता हूं कि हुकूमती सत्ता पर भी अगर इस किस्म की फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाए तो जैसा मैंने कहा कि 6 से 7 करोड़ लोग अगर पाकिस्तान में वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो फिर ये ना तो SOPs की जरूरत है, ना इतनी एहतियात की जरूरत है। पाकिस्तान आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत एक तरफ आज़ाद कश्मीर में सैर व तफरी पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी, सियाहत नहीं होगी वहाँ पे 19 से लेकर 25 तक, या 19 से लेकर यासर कितनी तारीख तक कर गए हैं? 19 से 29 तक, 10 दिन तक, कि कोरोना ना हो जाए। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर तो जलसे जुलूस उसी तरह हो रहे हैं, उसी तरह सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, और इधर पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में सख्ती करने चले हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, जो आपने बात की है ना, ये मुनाफकत है। हुकूमत, फिर ये मैं कहूँगा कि हुकूमत के जो इंतज़ामात हैं, जो वो कहती है उस पर पूरा अमल भी नहीं ना करवाती। अगर यहाँ पे एक तरफ लॉकडाउन की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आप आएँ, सियाहत करें, और जो सियाहती मकामात हैं उनको खोल देते हैं। तो
ये डबल पॉलिसी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगी। ये जो जल्द से जुलूस हो रहा है कश्मीर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जल्द से जुलूसों पे क्या गैदरिंग नहीं होती, और हुकूमत भी लगी हुई है, हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, जुलूस भी निकाल रही है, और फिर कोरोना से बचने की जो SOPs हैं जो कि हर पार्टी को, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनको फॉलो करनी चाहिए, वो नहीं फॉलो कर रहे और ना हुकूमत फॉलो करवा रही है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस बात का इदराक है कि अगर मईशत रुकेगी तो नुकसान हो सकेगा, फिर बेहतरी की जानिब गामजन होना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब आप इदराक भी रखते हैं, जब आप फैसले भी इम्पोज कर देते हैं, तो फिर दोहरा मायार क्यों है? एक जगह के लिए आप रिलीफ रखते हैं और दूसरी जगह पे आप सख्त फैसले इंपोज करते हैं, तो फिर जाहिरी बात है रिटेलिएशन तो किसी तरफ से आएगी। तो मसावियाना तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर किसी भी तरफ से सवाल नहीं उठेगा और बेहतरी के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्ट साहब और अतीक मीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नारी इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के हुकूक गसब किए हैं। उनका यह भी कहना है कि 40 लाख जाली वोटर्स हैं जिनके सर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। क्या ये जो मुतालबा है इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से देगी? इसमें वफाकी हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है कि उनकी आशीर्वाद से ये पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये मुतालबा कर रही है या अपने तय कर रही है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, गवर्नर राज का मुतालबा हो रहा है अब कराची पे भी नहीं, सिंध भर में। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेल हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर सकी। अब क्या कहेंगे कि MQM को अपना डर है या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो सही नहीं थी जिसकी वजह से अब MQM ऐसे मुतालबे कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से MQM अपनी जगह पर अपने लिहाज से जो सोच रही है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि ये गवर्नर राज और ये चीजें वही लोग मांगते हैं जिनको अवाम रिजेक्ट कर देती है। यही आपने देखा कराची में कितनी सीटें इनकी होती थी जब ये दहशत गर्दी करते थे, जब गोलीबंद लाशें आती थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सिचुएशन क्लियर कर दी। इनके जो बिग बॉस हैं शायद ये अभी तक उनकी पॉलिसीज पर ही चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर किसी को भी उम्मीद आसरा होगा कि वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री जीत के आ सकते हैं, कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। वो जो पपेट्स होते हैं जिनको पता होता है कि वो नहीं आ सकते, वो ही इस किस्म की डिमांड्स करते हैं। आप देख लें, आपके सामने है कराची किसी जमाने में MQM का गढ़ माना जाता था। आज कराची में MQM को बिल्कुल इन लोगों ने अवाम ने जीरो कर दिया है। जिन सीटों से MQM जीत के आती थी वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी लीडों के साथ जीत रही है। कहीं MQM दूसरे नंबर आ रही है, कहीं तीसरे नंबर आ रही है। और PTI का भी यही हिसाब है। अगर आप PTI को भी देख लें एंड इफ यू कंपेयर इट, तो PTI भी जो सीटें जीत चुकी थी पिछली जनरल इलेक्शन में, फैसल वाडा की बात कर लें, और वो सीट जब अभी आई तो नंबर 1 पे फिर पीपल्स पार्टी आई, नंबर 2 पे फिर आपके साथ मुस्लिम लीग नून आ गई, जो कि कभी यहाँ पे हुकूमत में भी नहीं, पर फिर भी लोगों ने उनको वोट किया, और MQM और PTI फिर 5 में 6 नंबर। तो अब इनकी मजबूरी है कि इस किस्म की गैर सियासी डिमांड्स करना, ना तो कभी वापस मेरे ख्याल से अवाम इनकी कभी प्रेशर में आ सकती है, ना अब हमने इनको ऐसा छोड़ा है कि ये अवाम को डरा धमका सके या जलाओ घिराव कर सके। तो अब इनका टाइम क्लियर हो गया है, इस किस्म की चीजें ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिनको उम्मीद आसरा नहीं होगा इलेक्शन जीतने का वो और क्या करें। तो भाई, आपने कहा कि जब बोरीबंद लाशियाँ आती थी, जब ये सारा मामला होता था, तो उस दौर में तो आपकी जमात के साथ भी इनका बड़ा प्यार और मोहब्बत था, का रिश्ता था, और रहमान मलिक साहब अक्सर इन्हें मनाने भी चले जाते थे। बिल्कुल, हमने इनको मौका दिया था, हमने इनको अपने साथ हुकूमत में मिलाया था। हमने बहुत सख्त शर्त शराउत रखे थे कि ना ये चाइना कटिंग आपको करने देंगे, ना ही हम आपको ये बोरीबंद लाशों का कल्चर लाने देंगे। पर जब इनकी वही बातें रही और वही जिद रही और उनको उसी तरह से लोगों का पैसा हड़प करना था, तो आपने देखा हम इनसे
अलग हो गए और उसके बाद से आज तक हम अलग ही हैं। जब हमने इनको समझाया ये नहीं समझे तो हमने तैमूर भाई, अभी कुछ अरसा पहले ही आपने 2-3 बार फिर से रुजू किया। आपने इन्हें कहा कि वफाकी हुकूमत आपके सर पे खड़ी है, आप पीछे हो जाएं, हम आपको खुद वजारतें दे देंगे। तो तब इनकी कारकर्दगी ज़हन में नहीं थी? ये इसीलिए हमारे पास नहीं है क्योंकि हम जो अनाउंस करते थे वो ये होता था कि आपको हम अपने साथ ला सकते हैं, आपको एडजस्ट कर सकते हैं। जो लालच आपको मिल रही है वफाक की तरफ से, उसको आप छोड़ के अवाम के भले का सोचें। और उसके साथ जब हमारी मुलाकात होती तो हम ये भी उनको बताते थे कि चाइना कटिंग ये कल्चर खत्म हो चुका है, सिंपल सीधी सियासत करनी है तो आपको हम बिस्मिल्लाह करके वेलकम करते। पर उनको सियासत वो करनी नहीं थी, इसलिए ना ही हमने उनकी वो गैर जरूरी डिमांड एक्सेप्ट की और ना ही उनके बगैर इनमें आने को राजी हुए। तैमूर भाई, आने वाले दिनों में क्या सियासी हालात होते हैं वो तो देखा जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें वफाक की आशीर्वाद हासिल थी? देखिए, इनको आशीर्वाद हो या ना हो वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात यह है कि क्या कोई ऐसा कानून है, क्या कोई ऐसा तरीकेकार है जिससे ये गवर्नर राज या इस किस्म की दूसरी गैर सियासी चीजें कर सके आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। नो, देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है, कहीं से कुछ कर नहीं सकते। तो लिहाजा ये आपस में अचार बनाते रहे, रिजल्ट कुछ नहीं आता। उनका अचार आखिर में हमेशा खराब ही रहना है, कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा इसको। तैमूर साहब, बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम कराची के अंदर बहाल हो। अगर हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए राह हमवार नहीं हो सकती। वो ये इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का सोच रही है कि 2023 तक कुछ काम करके अपना मुस्तकबिल जरा संवारा जाए। बात में थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम जो बात करते हैं हम उस पर डट जाते हैं, हम उस पर खड़े रहते हैं। आपको याद होगा यही MQM की और यही आमिर खान था और बाकी इसके जो 7 पार्टनर्स हैं 40 चोरों में से, जिन्होंने आके ये कहा था कि अगर आप लोगों ने फिर से सेंसस नहीं कराया तो हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और मैंने तभी हर चैनल पर कहा था कि ये सिर्फ खोटी ड्रामा है, ये हुकूमत नहीं छोड़ते, ये हुकूमत नहीं रहेंगे वफाक में। इनका जो मकसद है वो कुछ ना कुछ पूरा हो रहा है, इनकी जेबें कुछ ना कुछ 2 वजारतों से गर्म हो रही हैं। तो तब भी उनका ये स्टैंड था। तब हमने भी कहा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन तभी कराएंगे जब सिंध के सूबे को उसका जायज हक मिलेगा, और हम उस बात पर आज भी डटे हुए हैं। ये लोग कल सेंसस करा दें, हम परसों इलेक्शन कराएंगे, हम एक दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। पर हमें अपने सूबे का जो राइट है वो चाहिए, उसके बगैर हम नहीं समझते कि बल्दियाती इलेक्शन कराने सूबे के हुकूक चाहिए और सूबे के हुकूक का नारा जो लगाएगा उसके साथ खड़े होंगे। ज़बानी कलामी किसी के साथ खड़े होने की बात नहीं है। अगर आपने नारा लगाया है, अगर आपके मुतालिबात हैं आवाम के हक के लिए जायज़ हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, सिंध में इस वक्त गवर्नर राज का मुतालिबा, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से MQM पाकिस्तान को ये लगता है कि अब गवर्नर राज लग जाना चाहिए? वह कौन सी दुश्मनी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है? वो तर्ज सियासत क्या है जिसकी वो नफ़ी चाहते हैं? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन खान साहब ने। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद हुसैन साहब, आज डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब का जो बयान था उस पर नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि उन्हें अपना दिमागी इलाज करवाना चाहिए, वो दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं, उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ चुकी है। कराची के अवाम आपको मुस्तरद कर चुके हैं, अब आपको कुछ और नजर नहीं आया तो आपने गवर्नर राज का मुतालिबा कर दिया। देखिए, बात यह है कि अभी तक MQM ने ऑफिशियल गवर्नर राज के नफाज का ऐलान नहीं किया है। मुख्तलिफ मौक़ों पर MQM के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये बातें की जा रही हैं, और इस वक्त सिंध के जो हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों में। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नस्ल परस्त मुतासिब हुकूमत सिंध है, उसके जो गुज़िश्ता कई सालों से जो इक़दामात हैं वो शहरी दुश्मन पॉलिसियों पर मबनी हैं, जिनमें हम मुसलसल ये बातें करते आ रहे हैं कि कोटा सिस्टम जो 60-40 का रेशो है उसके ऊपर अमल नहीं करना,
शहरी इलाकों की नौकरियों पर जाली डोमिसाइल पीआरसी बना के उस पर डाका मारना, शहरी इलाकों में तरक्याती काम ना करा के शहरी इलाकों को तबाह बर्बाद करना, और शहरी इलाकों से टैक्स की मद में अरबों रुपए जमा करके सिंध में उसको तरक्याती कामों पर खर्च ना करना और उनको करप्शन की नजर करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर भेजना, ये सारी सूरत हाल एमक्यूएम पाकिस्तान भी, पीटीआई भी, दीगर सियासी पार्टियां भी मुसलसल बता रही थी। लेकिन अभी 3 रोज कबल एफआईए के जो डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई जो तशवीशनाक हालत से जो उन्होंने आगाह किया कि सिंध में 40 लाख के करीब जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए, ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड बनाए गए बल्कि सिंध के उन हलकों में जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारती रही है, उन 40 लाख शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्टों में दर्ज करवाए गए, जिसकी बुनियाद पर कम से कम बेश 40 से 50 कौमी असम्बली की सीटों को मुस्तहकम किया गया और इसी तरीके से 40 से 50 सूबा असम्बली की सीटों को मुस्तहकम किया गया। हुसैन साहब, आपने कहा कि अभी हमने अलामती तौर पर कहा है, वैसे कहा है कि मुतालबा किया है, उस तरीके से नहीं कहा कि गवर्नर राज लगे। अगर आप गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के साथी आपका साथ देंगे? देखें, एक बात तो ये है कि हम इस वक्त के जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना टेन्योर 3 साल का मुकम्मल कर चुकी है, 2 साल बचे हैं और तमाम सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुनाफिकाना पॉलिसी, शहरी दुश्मन पॉलिसी और पाकिस्तान दुश्मन जो पॉलिसियां हैं वो उसमें पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। तो हम गवर्नर राज लगा के इनको सियासी शहीद नहीं करना चाहते। एक बात रहा मामला पीटीआई का, जब हम अगर ये ऐलान करेंगे कि गवर्नर राज लगाया जाए तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाक में एलाई हैं, उनके पार्टनर हैं, हुकूमत में शामिल हैं, उनको भी कोशिश करेंगे राजी करने की कि अब जब एफआईए ने ये बता दिया कि जाली शनाख्ती कार्ड ऐसे लोगों के भी बनवाए गए जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, मुल्क दुश्मनी में मुलविस हैं, रॉ और एनडीएस जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके लिए जो लोग काम करते रहे उन तक के शनाख्ती कार्ड बनवाए गए और इस तरीके से बनाए गए कि ये खाली अफसरान ये काम नहीं कर सकते, इनके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी पूरा एक नेटवर्क था, नेटवर्क में सियासी आशीर्वाद भी शामिल था जिसकी वजह से शनाख्ती कार्ड बनाए गए। और अगर ये हकाइक मंजर आम पे आते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन अनासिर की निशानदही भी होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नर राज की तरफ जाते हैं और गवर्नर राज अप्लाई करने का कहते हैं तो वफाकी हुकूमत की मुशावरत उसमें शामिल होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन खान साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महकमा हेल्थ में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले, उसकी बुनियादी वजह क्या है। एक ऐसा वक्त कि जब चौथी लहर आने वाली है, एक ऐसा वक्त कि जब वजीर आज़म इमरान खान बेशतर इंटरनेशनल फोरम्स पर यह कहते हैं कि हमने कोरोना वबा पर काबू पाया और बेहतरीन तरीके से पाया, तो ऐसे वक्त में वही अफसरान जो उस बेहतरीन वक्त में तयनात रहे उनके तकर्रो तबादले किन बुनियादों पर किए जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, तकर्रो तबादलों की बुनियादी वजह मेरिट है, वजह कुछ और है, या इस वक्त कारकर्दगी की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है? देखिए यार सर, एक तो जो तबादले हुए हैं वो तो बिल्कुल मेरिट पे हुए हैं और उसमें मैंने पहले कहा था कि बहुत से तबादले होंगे और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। आज मैं आपको महकमा हेल्थ का एक बड़ा स्कैंडल देता हूँ। बड़ा स्कैंडल है लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर के अंदर एक तबादला करते हैं महकमा हेल्थ के अफसर, ये स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्यूरोक्रेसी सारी मुख्ताज किसकी है? मुख्ताज है जनाब में कंट्रैक्टर्स की। ये जो कंट्रैक्टर्स हैं ना महकमा हेल्थ के अंदर, जो मेडिसिन कंपनियां जिनकी होती हैं, जो मेडिसिन करते हैं पूरा, अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस वक्त महकमा हेल्थ पंजाब के अंदर अक्सर तकर्रर तबादले में उनका अमल दखल शामिल होता है। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। चंद दिन पहले एक तबादले, 2 तबादले होते हैं चंद दिन पहले। एक तबादला होता है, ये स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे है शौकत वहाब, इनको गुलबर्ग टाउन से कंट्रोलर हैं, इनको डिप्टी कंट्रोलर गुलबर्ग टाउन से इनको
कर दिया जाता है फारिग कि जनाब इनके ऊपर शौकत के इनके ऊपर बहुत सी एलिगेशन है या कोई भी मामला है, इनको करप्शन के भी इन पे चार्ज लगाया जाता है और इनको यहाँ से तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद एक और तबादला हो जाता है। उन तबादलों के बाद 2 अफराद को तैनाती के अहकाम मिलते हैं। एक होते हैं खुर्रम शहजाद, इनको कहा जाता है कि ये समनाबाद में लगेंगे, और एक होते हैं गुलबर्ग टाउन में लगाया जाता है डिप्टी डायरेक्ट कंट्रोलर शाहिद जफर। अब होता क्या है कि यहाँ पे है खरबों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का मामला कि मेडिसिन कौन सी आनी है, किस तरह मेडिसिन चोरी होनी है, कौन सी मेडिसिन का के ऑर्डर दिए जाएंगे, कौन सी मेडिसिन कौन से कंट्रैक्टर से ली जाएगी, किस जगह पे कौन सा मेडिकल स्टोर 2 नंबर मेडिसिन 1 नंबर मेडिसिन किस तरह चेक की जाएगी, सर्विस हॉस्पिटल उसमें आएगा, कार्डियोलॉजी आएगा, बहुत सी आएगी। कार्डियोलॉजी में तो है हम कह सकते हैं कि बेहतरीन इंतजाम हो चुके हैं, साकिब शफी ने बड़ा काम कर दिया, लेकिन बाकी अस्पतालों में बहुत सा काम होने वाला था। या सर कंट्रैक्टर माफिया क्या करता है कि आज जरा इसमें आप डेट पढ़ें, आप इसकी आपको डेट पे नजर आया कि इतने दिन गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत इतनी बेबस है, महकमा सेकेंडरी हेल्थ जो है कि जनाब वो वहाँ पर जिनको तैनात किया गया है उनको चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा, जिसको निकाला गया है वो आज भी वहाँ पे बैठे हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछले दिनों हमने एक स्टोरी याद है की थी कि बहावलपुर मुल्तान में जो मशीनें चाइना से आती थी और अमेरिकन बना के पेश कर दी गई थी। अब वो भी एक कंट्रैक्टर माफिया था और यहाँ पर भी वही माफिया मौजूद है कि जिसको मज़े वाली बात यह है कि कहा गया, मुझे जब मैंने ये स्टोरी पे काम कर रहा था तो मुझे एक बड़े शख्स ने कहा, आपको पता है कि जिस शख्स का यह तबादला हुआ है शौकत वहाब का, वो नूनली का बड़ा, मैं कि यार किसी का भी हो, जब इस सरकार ने एक तबादला कर दिया तो क्यों नहीं हो रहा। तो पता चला कि जनाब कंट्रैक्टर जो वहाँ पे वो एक माफिया है, मेडिसन माफिया, जिसने सप्लाई देनी है जनाब, वो नहीं चाहते कोई नया बंदा है। तो ये हुकूमत पंजाब के लिए एक चैलेंज है कि अगर लाहौर जैसे शहर में, अगर मुल्तान जैसे शहर में, अगर बहावलपुर जैसे शहर में, अगर पिंडी जैसे शहर में हुकूमती अहकामात पर अमल ना होता हो तो फिर आगे क्या हो सकता है। आप तो बड़े तबादलों की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये रख के रहा हूँ कि सामने स्क्रीन पे क्या चल रहा है। हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, दूसरी तरफ ये माहौल देख लें कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, नेक्सस इतना बड़ा है कि वो इस हद तक सिरायत कर चुके हैं कि वो फैसला करेंगे किसकी तैनाती होगी, किसका तकर्रुर तबादला होगा। नाज़िर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।